Myself Vijayak. Welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Topic linear equation in two variables for class 10th. हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों ही हमने सीखे थे. आज हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखो तीनों ही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेथड हैं. इन मेथड्स को हम बार बार डिस्कशन इनका करेंगे, लेकिन अभी तीनों को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और सभी में ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे. कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तीनों से ही सॉल्व करके दिखाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज़ करेंगे. देखो स्टूडेंट, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर हैं. इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में भी हो सकती है और इक्वेशन तुम्हारी x प्लस के 2y माइनस के 6 फॉर्म में भी, मतलब 0 में इक्वल भी हो सकता है. दोनों की फॉर्मेशन इक्वेशन में हम दे सकते हैं. ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इतना हम कर सकते हैं इसको. अब सिचुएशन ये है कि अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में गिवन है या इस फॉर्म में गिवन हो, लेकिन इतना ध्यान रखना दोनों ही इक्वेशन किसी भी एक फॉर्म में होनी चाहिए, या तो इक्वल में कांस्टेंट हो या इक्वल में दोनों में 0 हो. तो सपोज करो जैसे हम पहले वाली ये बात करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1. अब ये चीज़ समझने वाली है, अगर इक्वल में कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं तो हमें इक्वल में इधर -1 लेके चलना पड़ेगा. और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ, अगर मैं इन इक्वेशंस के लिए मेथड अगर यूज़ करते तो हम यहाँ पर +1 लेके चलते. तो ये आप सभी को समझ में आना चाहिए कि अगर इक्वल में अगर हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो हम जो कांस्टेंट लेंगे वो -1 लेंगे. क्लियर है. अब x के नीचे x का कोई भी वेरिएबल नहीं होना, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए. तो x का कोफिशिएंट एक 1 था और एक 2 है, तो हम यहाँ पर y का कोफिशिएंट लिखेंगे, एक 2 है और यहाँ पर 6 है. उसके बाद कांस्टेंट है 6 और 12. कांस्टेंट है हमारे पास 6 और 12 और यहाँ हो गया 1 और 2. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 6. देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज मेथड यूज़ करेंगे. तो क्लॉकवाइज का मतलब है हमने यहाँ पर x को छोड़ दिया, फिर 2 और 6, 6 और 12, फिर 6 और 12 को यहाँ लिख दिया, फिर इसके बाद ये वाला मेथड आ गया 1 और 2, फिर 1 और 2 को लिख दिया, फिर 1 और 2 के बाद आएगा 2 और 6. इसी तरह से. क्लियर है ना. अगर हम दूसरे तरीके से अगर इसको बोलें तो रूल यहाँ पर ये है कि x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए. अदर रिमेनिंग जो भी है वो सब होना चाहिए. और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नंबर नहीं होने चाहिए. हमारे पास कांस्टेंट नंबर 6 और 12 हैं, तो -1 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नंबर नहीं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ध्यान से इसको समझो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे. क्लियर है. अब देखो यहाँ से x अपॉन, अब 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 2 जा 24, ये माइनस साइन है फॉर्मूले का. क्लियर है. 6 6 जा 36 और y अपॉन 6 2 जा 12 और 12 ये भी 12 आ गया, -1 ये आ गया यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ गया ये 4. इनको हम सॉल्व करेंगे सभी को. तो x अपॉन, देखो यहाँ से 6 में से 4 को माइनस करेंगे हम, 2 बचेंगे, ओवरऑल माइनस का 12 बचा. क्लियर है. और y अपॉन 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2. इतना हमने सॉल्व कर लिया. फिर इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम इक्वेट करेंगे. जैसे x अपॉन -12 को एक बार हम माइनस के 1 अपॉन 2 के साथ रख देंगे और y अपॉन 0 को भी हम माइनस के 1 अपॉन 2 के साथ रख देंगे. क्लियर है. अब दो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट्स मीन 6. देन x इज इक्वल टू 6. अब जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, देन y इज इक्वल टू 0. पहले समझो इधर क्वेश्चन में हमने बोला क्या. कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा करेंगे y अपॉन 0 देन इन्फाइनाइट. मुझे इन्फाइनाइट से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब यहाँ से ये है कि हम y की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो लॉजिक समझ में आना चाहिए. तो ये चीज़ का हमें, ये चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये -1 या +1. हम -1 जब लेके चलेंगे, -1 यहाँ पर हम जब लेके चलेंगे जब कांस्टेंट हमारा इक्वल के बाद कांस्टेंट हो. क्लियर है ना. अगर इक्वल में 0 है तो यहाँ पर -1 लेके हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर +1. ये सभी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. मेथड को बार बार देखो. कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं. क्लियर है ना. अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे. कुछ क्वेश्चन आज हम करवाएंगे भी और होमवर्क में भी देंगे. ठीक है.
तो क्वेश्चन का सभी ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ दिया गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, तो हमसे बोला गया यहाँ हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 3/x है, 8/y है, -1 है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 1/x प्लस 8 × 1/y इज इक्वल टू -1। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्टली चल रहा, मान लो 1 को मैंने अलग कर दिया तो 1/x, -2 को अलग कर दिया तो 1/y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 1/x और 1/y आ रहा है, क्लियर है ना। तो लेकिन मुझे x और y चाहिए था, तो हम इनको लेट करेंगे, जैसे हमने लेट किया यहाँ पर। और ये चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिकल कंडीशन में जिसको हम लेट करते हैं उसे हमें रिमूव भी करना होता है। 1/x को हमने b मान लिया, 1/y को हमने u मान लिया। अब इसमें हम पुट करेंगे देन, तो ये हो जाएगा 3b प्लस के 8u इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद b माइनस के 2u इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और सॉल्यूशन के लिए चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें, ठीक है, या मतलब तीनों मेथड में से कोई सा ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम तुम्हें तीनों मेथड हम यूज़ करके दिखाएंगे, उसके बाद केवल हम कोई सा एक मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल जल्दी अगर हम मेथड अगर यूज़ करें, जल्दी क्वेश्चन को करना अगर चाहें तो एलिमिनेशन मेथड काफ़ी ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ से दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, 3b प्लस के 8u। सबसे पहले देखो यहाँ से जिस इक्वेशन से आसानी से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें, हम वो, ठीक है, उस इक्वेशन से वेरिएबल, जैसे ये वाली इक्वेशन है y इक्वेशन सेकंड, b माइनस के 2u इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 2 प्लस के u, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर है। अब जो इक्वेशन मैंने निकाली, इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने b की वैल्यू को सेपरेट किया है, इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। सेकंड में ही पुट मत कर देना, क्योंकि अगर हम इसको सेकंड में ही पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमें 0 देगा। तो इसलिए सेकंड से जो मैंने b की वैल्यू सेपरेट की है उसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही हम b इक्वल फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो यहाँ से 3 ब्रैकेट में b किसके इक्वल है, 2 प्लस के u, तो 2 प्लस के 2u प्लस के 8u इज इक्वल टू -1, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6u प्लस के 8u इज इक्वल टू -1। देन 8u, सबसे पहली बात है यहाँ पर 6u है, वहाँ 8u है, तो 6 और 6 12 यानी 14u माइनस के 7, तो u इज इक्वल टू -7/14। कट कर दो इसको, तो u इक्वल यहाँ से हो जाएगा -1/2। अब जो यहाँ से हमने u की वैल्यू को निकाला है इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमने थर्ड को ही फर्स्ट में पुट किया था, थर्ड में पुट कर दो इसको, क्योंकि वहाँ से v सेपरेट है। तो v इज इक्वल टू 2 प्लस के 2 माइनस के 1/2, 2 से 2 को कट कर दो, तो v इक्वल टू 2 - 1, दैट्स मीन v इक्वल टू यहाँ से आ गया 2, देखो सॉरी 1, b की वैल्यू हमने 1 निकाल ली। अब u और v को हमने कैलकुलेट कर लिया, u और u की वैल्यू आ गई है -1/2 और v की वैल्यू आ गई है 1। अब इनिशियली जिस चीज़ को हमने लेट किया था उसको हमें रिमूव भी करना है। तो देखो यहाँ से, तो अगर u अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन u इज इक्वल टू -1/2 और u किसके इक्वल है, 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू -1/2, देन y इक्वल टू -2। एंड अब जब v इक्वल टू 1 है तो v का मतलब v किसके इक्वल था, 1/x, तो 1/x इसके नीचे 1 मार, देन x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, वो भी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था जिसमें मैंने x और y की वैल्यू -2 और 1 मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी, क्लियर है। y की वैल्यू -2 थी, ये वाली वैल्यू हमारी किसकी थी, y की, और ये वाली वैल्यू किसकी थी, हमारी x की।
पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम दूसरा मेथड इसमें यूज़ करेंगे, सेकेंड मेथड। तीनों मेथड एक बार हम यूज़ करके आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम केवल सेपरेटली एक मेथड यूज़ किया करेंगे, चाहे वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है ना? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। 3b प्लस के 8u इक्वल टू -1 और b माइनस 2u इज इक्वल टू 2। अब एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या होता है कि इसमें से हम अपनी तरफ से किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, इसमें से एक वेरिएबल कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर मुझे एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है तो आसान रहेगा कि यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ हम कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 3b प्लस के 8u इज इक्वल्स टू -1, 4b माइनस के 8u इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 4 2 जा 8। देखो यहाँ से ये प्लस का 8 है, माइनस के 8 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 यहाँ आ गया 7, 7b इज इक्वल टू, देखो यहाँ से अब यहाँ पर ये चल रहा है 8 प्लस का है और 1 है माइनस का, तो दैट मीन्स 7। इससे इसको कट कर दो, v इक्वल टू यहाँ से आ गया 1। अब जो तुमने v की वैल्यू निकाली है, चाहो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो तो सेकंड में। हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3 × 1 प्लस के 8u इज इक्वल्स टू -1, देन 8u इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा -1। कंडीशन समझना, -1 और इधर ये प्लस का था, इधर जाके ये माइनस को है, तो ये हो जाएगा 8u इक्वल टू -4। तो u इक्वल यहाँ से आ जाएगा -4/8, दैट्स मीन 1/, तो u इक्वल तुम्हारे पास आ गया -1/2। अब जैसे ही हमने u की वैल्यू निकाली है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को हम लेट करेंगे उसको हमें रिप्लेस भी करना पड़ेगा। b किसके इक्वल था? 1/x के इक्वल, तो v इक्वल टू 1 है, देन 1/x इक्वल टू 1, देन x इक्वल यहाँ से आ गया 1, एंड u इक्वल टू यहाँ से निकला है -1/2 और u है 1/y के इक्वल, दैट्स मीन y इज इक्वल टू -2। तो देखो यहाँ से जो आंसर्स हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आए थे वही आंसर हमारे एलिमिनेशन मेथड्स है। तो सॉल्यूशन तीनों ही हमारी सेम है, क्लियर है ना? और उनसे आंसर भी एक जैसे आने हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें। इसके बाद थर्ड मेथड हमारा रह गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी जस्ट पहले बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है v, उसके बाद है u। अब देखो इक्वल में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम -1 लेके चलेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखो, b के नीचे v का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, u के नीचे u का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज मेथड है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। तो b के नीचे अगर b का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं हुआ तो हम u का लिख सकते हैं 8 -2 -1 और 2, -1 और 2, 3 और 1, 3 1 और 8 और -2। देखो सिचुएशन याद रखो, हम इसको कैसे लिखते हैं? b को छोड़ दो तो 8 -2 -1 2, उसका दो -1 2 तो 3 और 1, 3 1 देन 8 और 2 लिख दिया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर हमने यूज कर दिया। देखो यहाँ से अब v/8 2 जा 16। अब देखो यहाँ से एक माइनस साइन आएगा फॉर्मूले का, माइनस का मल्टीप्लाई अगर -1 में करेंगे तो प्लस का ही 2 आएगा, और ये साइन किसका? हमारा क्वेश्चन का, फॉर्मूले का। और u/-1 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे -1, -3 2 जा 6 यानी -6, क्योंकि ये वाला माइनस साइन फॉर्मूले का है। और -1/, देखो यहाँ से 3 2 जा -6 और 8 1 जा 8, ये भी माइनस हो गया। क्लियर है ना? अब जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो v/16 में से 2 को माइनस करेंगे, दैट्स मीन 14, और u/-1 और -6 यानी -7। क्लियर है ना? उसके बाद कांस्टेंट हमारा जो चल रहा है वो -1 और -6 और -8,
दैट्स मीन माइनस का 14, ठीक है ना। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, जैसे हम इसको इक्वेट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी हमारी, v/14 को हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट के साथ, -1 और -14, और u और -7 को इसको भी हम इक्वेट करेंगे इसके साथ। देखो यहाँ से माइनस माइनस कट हो गया, 14 से 14 कट हो गया, तो v इक्वल यहाँ से आ गया 1, और b किसके इक्वल था इनिशियली 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी के साथ वो माइनस माइनस कट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं u इक्वल निकालें तो u इक्वल अगर हम निकालेंगे हम तो 7/14, दैट्स मीन 2 माइनस का वो भी, तो इसका मतलब u इक्वल आ जाएगा माइनस के 1/2, और u किसके इक्वल था 1/y, तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा -2। तो देखो यहाँ से हमने जो आंसर्स निकाले थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वही निकाला है एलिमिनेशन मेथड से, और वही निकाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तीनों मेथड हमने आपको यूज़ करके दिखा दी। इसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन हम देंगे होमवर्क में, उनको आप अटेम्प्ट करें। अच्छा स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स कौन स्टूडेंट कितना जल्दी कर सकता है, इनके आंसर्स यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हमें आप दें, जिससे हम आपको ये बता सकें किसके आंसर सही हैं किसके आंसर गलत हैं, ठीक है। सभी अटेम्प्ट करो, कोई भी डाउट अगर है तो उसको क्लियर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, केवल कंसेप्चुअल वीडियो हम तैयार करेंगे, सारे अपने अपने अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं अभी तक या आने के चांसेस हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इसमें अटेम्प्ट कराएंगे। तो वीडियो के अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स तैयार करें, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इसके जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ लाइन्स गिव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट्स मीन a1/a2 is equal to v1/v2 is equal to c1/c2, क्लियर है ना इतना। अगर दोनों लाइन अगर हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे, इसका मतलब क्या है कि उनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्लियर है। तो a1 हमें दिया गया 2 और a2 दिया गया m-1, b1 दिया गया हमें 3, v2 दिया गया m+1, c1 दिया गया 7 और ये हमें दिया गया 3m-1। अब हमें यहाँ से m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिचुएशन हमारे पास क्या है, चाहे तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों या तो दोनों ही कांस्टेंट के साथ। जैसे देखो यहाँ से केस फर्स्ट क्या है, 2m-1 को हमने पहले इक्वेट किया 7/3m-1 के साथ, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6m-2 इज इक्वल टू 7m-7। अब देखो यहाँ से इधर ये प्लस का 6 है, जब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 7m-6m उधर ट्रांसफ़र कर दिया। इधर ये माइनस का 7 इधर किसका हो गया, प्लस का 7 हो गया। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी, यानी m इज इक्वल टू 5, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 5। चाहो तो केस सेकंड यहाँ से हम जनरेट कर सकते थे कि अब हम 3m+1 को हम इक्वेट कर देंगे 3m-1 के साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो दोनों किसी के साथ इक्वेट कर दिया, ठीक। अगर हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता तो जो भी हमारे वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9m -3 7m+7 सेपरेट करो इसको, इधर ये प्लस का 7 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 7, तो 9m-7, क्लियर है। और 7 इधर ये -3 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2m और यहाँ पर आ जाएगा 10, 2 से हम 10 को कट करेंगे 5 टाइम्स, तो देन m इज इक्वल टू 5। देखो कोइंसिडेंट लाइन के केस में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में हम चाहें इससे हम इसको इक्वेट कर दें तब भी आंसर वही आना है, या हम दोनों को ही कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दें
तब भी आंसर हमारा सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें। ये हमारा पहला ही लीनियर का पहले ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम। जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी जो हमने कंसेप्ट बताए थे उनसे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्वेश्चन की तरफ सभी मूवमेंट करें। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, सॉरी यहाँ पर k है तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k की, ठीक है, k की वैल्यू को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। और बोला क्या गया इसमें कि जब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बोथ लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट्स वाई बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दैट्स मीन इट गिव्स नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगी। तो पैरेलल के केस में ही क्या होता है कि वहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ से तुम लिखोगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो इट गिव्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं इसलिए कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर केस क्या है यहाँ पर, a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 हमें दिया गया है यहाँ पर k और a2 हमें दिया गया है 12, v1 दिया गया है 3 और v2 हमें दिया गया है k, क्लियर है, और नॉट इक्वल टू k-2 और यहाँ दिया गया k। तो देखो केस हम दोनों केस जनरेट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, कांस्टेंट वाली कंडीशन अलग है और इक्वल वाली कंडीशन अलग है। देखो ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके नॉट इक्वल है, तो केस फर्स्ट हम यहाँ से निकालें, केस फर्स्ट। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इज इक्वल टू 12 3 जा 36, दैट्स मीन k इज इक्वल टू ±6। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग k की वैल्यू ये है, क्लियर है। अब जब हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड नॉट इक्वल, तो देखो यहाँ से 3/k नॉट इक्वल टू k-2/k, क्लियर है। तो देखो यहाँ से तुम k से k कट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू k-2, दैट्स मीन k नॉट इक्वल टू 3 + k 2, तो k नॉट इक्वल टू 5। k किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, बिकॉज k इज इक्वल टू ±6। दोनों केस यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। चाहो तो हम इससे साथ भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था इसलिए हमने इक्वल वाले केस को सिलेक्ट किया। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो, 2 क्वेश्चन हमने और दिए हैं होमवर्क में। स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे, उनके भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों ही क्वेश्चन होमवर्क में। ओवरऑल आज के लेक्चर में केवल 4 क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम और कराएंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हम बताएंगे। ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पर ध्यान देना सभी। जब तीनों ही केस जब इक्वल हों, जैसे यहाँ पर हमें गिवन है एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, ये हमें इक्वल है, क्लियर है ना। तो इन सभी को हम एक एनी कांस्टेंट, किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल, हम इन सभी केस को किसी भी एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं और इक्वेट कर देते हैं। एंगल C है वो k के इक्वल हो गया और 3 एंगल V जो है उसको हमने k के इक्वल इक्वेट कर दिया, दैट्स मीन एंगल V इज इक्वल टू k/3। यहाँ से एंगल B निकल आया। सेम कंडीशन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस B को भी हम k के इक्वल मान लेंगे, क्लियर है। तो दैट्स मीन एंगल A प्लस एंगल V इक्वल यहाँ पर आ गया k/2, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। देखो कोई भी वैल्यू में यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना पुट कर दिया है। अब एज वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल V प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
अब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, k/2 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया k/2, और एंगल सी किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया 180। जब हम एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3k/2। सॉल्व करना समझ में आएगा। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 180 × 2/3। तो इससे ये कट हो गया 6 टाइम, तो यानी k इक्वल यहाँ से आ गया 120। जैसे ही k इक्वल 120 आया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल C तो k के इक्वल था ही। अब जब हम एंगल V निकालेंगे यहाँ से, तो V किसके इक्वल है, k/3। तो k की वैल्यू है 120 डिग्री और 3 कट गया, इसको ये हो गया 40 टाइम्स। तो देखो यहाँ से एंगल V इक्वल आ गया 40 टाइम्स। देन अब हम एंगल A की बात करें, एंगल B 40 डिग्री आ गया और एंगल C 120 डिग्री आ गया। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 120 ये है और 40 ये है, तो 40 और 120 160। तो रिमेनिंग केवल कितना बचा हुआ है, 20 डिग्री। दैट्स मीन एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ लास्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को देखें और इसको नोट करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ठीक है।